बिल गेट्स एक फैक्ट्री में हर साल अरबों मच्छर प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको 11 देशों में छोड़ देते हैं। और हैरानी की बात क्या है पता है, ये सब पूरी तरह लीगली हो रहा है और सारी सरकारें ये जानते हुए भी अपने देश में बिल गेट्स को मच्छर छोड़ने दे रही है। पर क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है और अपने पैसों के दम पर वो जितना चाहे गरीबों का उतना गलत फायदा उठा सकते हैं। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा कि आखिर कोई देश ऐसा क्यों करने देगा और बिल गेट्स खुद भी इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठने के बावजूद ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन अपने इसी परसेप्शन को और ज्यादा बढ़ाने से पहले जरा इस वीडियो को देखिए। And it's kind of a laboratory to try things that then once you prove them out in India, you can take to other places. And so जी हाँ, ये कोई AI वीडियो नहीं है, ये एक्चुअल इंटरव्यू की क्लिप है जिसमें बिल गेट्स ने खुद भारत को एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी बताया था और इंडियंस को इनडायरेक्टली एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट या लैब रैट्स का दर्जा दिया, जिन पर वो कई सारी चीजें टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर उन चीजों को आगे आने वाले समय में कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज और डेवलप्ड नेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद अब बिल गेट्स शायद आपको सबसे खराब शख्स लग रहे होंगे, मगर धैर्य रखिए, अगर आपको अभी भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है तो जरा कुछ मिनट तक रुकिए। आखिर क्यों बिल गेट्स 11 देशों में मच्छरों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों भारत में दर्जनों बच्चियों को मारने के बावजूद उनके फाउंडेशन पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया जाता, एंड लास्टली क्या इसके पीछे कोई डार्क रियलिटी है या फिर एक जाना माना मिसकंसेप्शन। वेल, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट पर घूम रहे दावे और आम जनता के बीच फैली हुई अफवाहों के बीच के सच को कुरेद कर बाहर निकालने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख सकता हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो साल 2009 भारत के दो बड़े राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश, जिसमें उस वक्त तेलंगाना भी शामिल था, वहां एक ऑर्गेनाइजेशन आई पाथ नाम से, स्टैंडिंग फॉर प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने उन दोनों राज्यों की सरकारों से कहा कि इस वक्त दुनिया भर की औरतों में सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि भारतीय औरतें वैसे भी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती, प्लस यहाँ पर मैक्सिमम फैमिलीज अभी इतनी प्रिविलेज नहीं है कि अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी हो भी गई तो वो इस चीज का इलाज करवा पाए। इसीलिए वो अपने साथ कई सारे HPV वैक्सीन लाई हैं जो आगे आने वाले समय में इस बीमारी के होने के चांसेस को कई गुना गिरा देती है। और चूंकि उनका काम नॉन प्रॉफिट था, इसीलिए वो ये वैक्सीन फ्री में बच्चियों को लगाना चाहती थी, उनकी जान बचाने के लिए। सरकार को भी लगा कि आखिर इससे बेहतर मौका क्या होगा कि उनके राज्य की बेटियों को मुफ्त में वैक्सीन दिलाई जाएगी बिना किसी सरकार के बड़े खर्चे के। और ये सब कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अच्छे अटेम्प्ट के थ्रू किया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने भी सहमति दे दी और काम आगे बढ़ा। आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के खम्मम डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के वडोदरा में स्कूल में पढ़ने वाली या फिर सरकारी हॉस्टल्स में रहने वाली कुल 24,777 एडोलिसेंट लड़कियों को, यानी जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच थी, उन्हें वैक्सीन लगाई गई। जिन्होंने मना किया उन्हें जबरदस्ती या तो प्रशासन का डर दिखाकर या फिर किसी और तरीके से उनको और उनके परिवार को दबाव में लेकर बच्चियों को वैक्सीन लगा दी गई। लापरवाही इस कदर बरती गई कि या तो उनके माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और जिनके माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया और फिर भी उन्होंने परमिशन नहीं दी, उन्हें डरा धमका के उनकी बच्ची को वैक्सीन लगवा दी गई। और जिनके माँ बाप फिर भी नहीं माने, उनके बेटी के फॉर्म में गार्जियन के रूप में खुद हॉस्टल वार्डन ने जाली सिग्नेचर कर दिए और फिर बिना उनकी जानकारी के ही डॉक्यूमेंट फर्जी बनाकर उनकी बच्चियों को ये वैक्सीन दे दी गई। इनमें से कोई भी बात हम हवा में नहीं कह रहे, बाकायदा इस बात के आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स इस वक्त आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट में मिल जाएंगे। अब गौर करने वाली बात यह है ना कि कुछ बच्चियों को जहां गार्डासिल दी गई तो वहीं पर बाकियों को सर्वारिक्स नाम की वैक्सीन लगाई गई। अब दोनों ही अलग अलग वैक्सीन का पर्पस एक ही है, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक ही कैंपेन में दो अलग अलग तरीके के वैक्सीन का इस्तेमाल क्यों किया गया। इसने उस वक्त के लोगों के मन में थोड़ी सी शंका जरूर पैदा की थी, मगर चूंकि मामला दवा का था इसीलिए किसी ने भी उतना कंसर्न रेज नहीं किया। अब साल के अंत तक पूरा कैंपेन बहुत अच्छे से पूरा हो गया और जो टारगेट अपने मन में ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई थी ना, उसको अचीव करने के बाद बच्चियों को कई दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद वापिस चली गई। मगर फिर आया
कहानी में एक खौफनाक मोड़। तो साल 2010 के मिड तक खबरें आने लगी कि जिन जिन बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई गई थी उनमें से कुछ ही हफ्तों बाद एबनॉर्मल चीजें देखी जाने लगी और कई बच्चों की बाद में मौत भी हो गई। एक फैक्ट फाइंडिंग ग्रुप ने जब इस पूरी घटना को गौर से जांचा तो पाया कि ये बात सच है और कम से कम 6 से लेकर 7 लड़कियां इस वैक्सीन के लगाए जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। और इस खबर के बाहर आते ही आतंक फैल गया, लोग सड़क पर आ गए, जनता का गुस्सा स्वाभाविक हो गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने तुरंत ही एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया। साल 2013 में फिर 72nd पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने अपनी रिपोर्ट कंक्लूड की और जो बातें सामने रखी उसने सबका दिल दहला दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाथ ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे नियमों का उल्लंघन कर रखा है और बिना जरूरी ट्रायल्स के ही ये पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन चला दिया गया। उन्होंने ये भी पाया कि ये फिलैंथ्रोपिक कैंपेन से ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा करने के मकसद से चलाया गया अभियान था ताकि उनकी सेल्स बूस्ट करी जा सके और उनको रिसर्च डेटा और मॉनिटरी बेनिफिट मिले। कमेटी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ह्यूमन राइट्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स का एक क्लियर कट वायलेशन बताया और साफ शब्दों में अपनी रिपोर्ट में इसे मेडिकल एथिक्स का एक सीरियस ब्रीच बोला था। सही मायने में ऑन ग्राउंड रियलिटी और कमेटी द्वारा कही गई बातों को अगर गंभीरता से देखा जाए तो यही मतलब निकलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में आकर राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट किया और फिर हमारे देश की बेटियों को जबरदस्ती किसी लैब रैट की तरह इस्तेमाल करके जो मन में आया वो वैक्सीन लगा दिया गया बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए, केवल किसी टेस्ट की तरह। अब अगर प्रयोग सफल निकल जाए तो इन लड़कियों के रिजल्ट से अपने आगे के कैपिटलिस्ट दोस्तों का फायदा हो जाएगा और अगर फेल हुआ तो उन्हें क्या ही नुकसान, जान तो इन भारतीय मासूम बच्चियों का ही गया। जांच और गहराई से हुई तो प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना पाथ नाम की, इसकी कंप्लीट फंडिंग भी एक अमेरिकन एनजीओ से ही आती थी जिसका नाम था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई जितने भी ह्यूमन राइट्स और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी ना वो सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गई और उन्होंने न्यायालय से ये अपील की कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने एक दूसरी एनजीओ का सहारा लेकर गांव में रहने वाली गरीब और आदिवासी लड़कियों को फंसाने की कोशिश करी है और उन्हें जबरदस्ती एक ऐसी वैक्सीन लगाई है जिसका कोई भी प्रॉपर ट्रायल भी नहीं हुआ और उन्हें एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से उन्हें सजा दी जानी चाहिए। मगर हुआ क्या, साल 2025 में इस फाउंडेशन ने $922 मिलियन के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और डंके की चोट पर कहा कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में जाएगा। अब ये ऐसी इकलौती घटना नहीं थी। तो साल 2014 में इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक मैगजीन में आर्टिकल छापा था और ये रिपोर्ट किया गया था कि बिल गेट्स फाउंडेशन जिन दूसरी एनजीओ को फंड करती है, गेवी अलायंस और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल में कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से लिंक्ड है और उनके द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली वैक्सीन्स भी उन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स से ही आती है और उनके कैंपेन भी इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो वैक्सीन्स बांटी जा सके जो वो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। एक तरीके से फिलैंथ्रोपी के नाम पर बांटा गया पैसा अपने ही दोस्तों के साथ शेयर किया जाता है, उनका रेवेन्यू आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है, सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे रिलेशंस बनाए जाते हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये सब कुछ बेचकर अच्छी इमेज भी बन जाती है और प्रॉफिट भी निकल जाता है। अब इतना सब अगर कम था तो अभी साल 2025 में ही कोलंबिया के मेडेलिन में एक ऐसी फैसिलिटी खोली गई जहां हर हफ्ते 3 करोड़ से ज्यादा मच्छर पैदा किए जा रहे हैं। उनमें एक तरह का खास बैक्टीरिया डाला जा रहा है और फिर उन मच्छरों को इंडोनेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे 15 देशों में छोड़ दिया जाता है। इन सभी कारनामों के बावजूद हर सरकार उन्हें अपने देश में खुली छूट दे देती है। अब क्या इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी जनता की चिंता ही नहीं है और केवल खुद के प्रॉफिट से मतलब है, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है? वेल, इसके लिए हमें वापस से इन सभी वारदातों को शुरू से देखना होगा और उनकी हकीकत जाननी होगी। तो जब हम इस वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें यह पता चला कि गैडेसिल और सर्वेरिक्स ये दोनों ही वैक्सीन आज भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप देशों में इस्तेमाल करी जाती है और डॉक्टर द्वारा रिकमेंड भी करी जाती है। अब अगर वाकई वैक्सीन से बच्चियों की मौत हो रही होती तो इसका मतलब ये टेस्ट रिजल्ट फेल निकलता और इसे बाहरी अमीर देशों में ना तो इस्तेमाल किया जाता, मगर इस इस्तेमाल का मतलब ये था कि रियलिटी शायद वो है ही नहीं जैसा हमें प्रेजेंट करी गई है और हमारा शक सही निकला। जिन 7 लड़कियों के मरने की बात से पूरा बवाल मचा हुआ था ना, उनमें से एक की मौत गुआरी में डूबने से हुई थी, एक की मौत सांप के काटने से हुई थी, 2 ने तो किसी न किसी तकलीफ के कारण जहर
खा ली थी और एक आगे जाकर मलेरिया से मर गई थी। बची बाकी दो, एक की मौत बहुत तेज बुखार के कारण हो गई थी और दूसरी को ब्रेन हेमरेज हो गया था। गौर करने वाली बात यह थी ना कि इनमें से किसी की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं की गई, जिस वजह से पक्के तौर पर कुछ भी कहना कठिन हो जाता है। पर बात साफ है कि भले ही ये पूरा कैंपेन बिना जरूरी परमिशंस के हुआ हो, भले ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन ना पूरी हुई हो, मगर 24,777 में से भी जो 0.0028% यानी 7 लड़कियों की मौत हुई थी, उनमें से भी 5 का कारण इस वैक्सीन से कोसों दूर था। अब चलो, वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ एक सोशल कॉज से जुड़ा काम भी था, पर फैक्ट्री में हर हफ्ते पैदा हो रहे मच्छर का क्या? तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन छुपा हुआ है। दरअसल इन फैक्ट्रीज में जो मच्छर बनाए जा रहे हैं ना, वो कोई साधारण मच्छर नहीं होते, बल्कि ये एडिस एजिप्टाई स्पीसीज के मच्छर होते हैं, जिनके अंदर एक खास तरीके का बैक्टीरिया डाला जा रहा है जिसे वोल्बैकिया कहा जाता है। इस बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि ये जिस भी मच्छर के अंदर जाता है उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले डेंगू, मलेरिया और ऐसे कई सारे वायरसेस को रिप्लिकेट नहीं होने देता और उनकी बीमारी फैलने की क्षमता को बहुत कम या इवन खत्म भी कर देता है। इस फैसिलिटी के अंदर पहले ऐसे मच्छरों को आर्टिफिशियली ब्रीड करवाया जाता है जिनके अंदर ये वॉल्बेशिया बैक्टीरिया मौजूद हो, और फिर उन्हें ऐसे इलाकों में छोड़ दिया जाता है जहां पर ऐसी बीमारियां फैली हो या फैलने के आसार हो। बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की उस भीड़ में जाकर जब ये वहां मौजूद बाकी मच्छरों के साथ मीटिंग करते हैं ना, तो ये नेचुरल ब्रीडिंग के थ्रू आगे आने वाली पीढ़ियों के मच्छरों में मौजूद डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के वायरस को कई गुना कम कर देते हैं, जिससे उस इलाके में मच्छरों की तादाद कम भले ही नहीं होती, मगर बीमारी फैलने की क्षमता लगभग ना के बराबर हो जाती है। और फिर वहां पर ऐसी जानलेवा बीमारियां जो मच्छरों के काटने से फैलती है वो नहीं होती है। अब ये फैसिलिटीज खुली भले ही आज है, मगर इससे पहले भी मच्छरों की इस तरीके की ब्रीडिंग और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में कर चुकी है और रिजल्ट्स अपने आप में जवाब देने वाले हैं। कोलंबिया के एब्यूरा वैली में साल 2015 से 2022 के बीच डेंगू के केसेस में 95 से 97% तक का ड्रॉप नोट किया गया था। अगर पिछले दशक से कंपेयर करा जाए तो अगर रिसर्च में इन्वॉल्व्ड ओवरऑल दर्जन भर देश की बात करें तो डेंगू के केसेस में एवरेजली 70 से 90% तक की गिरावट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज करी गई थी। हाँ, एक कंसर्न यहाँ पर यह जरूर उठता है कि बिल गेट्स अपने इन्फ्लुएंस और परमिट की मदद से इन मच्छरों को किसी बायो वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर अचानक किसी सीक्रेट प्लान के तहत बिल गेट्स ने इन मच्छरों में कोई खतरनाक वायरस इंजेक्ट करके ऐसे इलाकों में छोड़ दिए तो लोगों की आबादी रातों रात खत्म होने को आ जाएगी। लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आज की डेट में आखिर किस चीज को वेपनाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर इन्वॉल्व्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा है और टेक्निकली लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान हर साल बच रही है। साल 2009 में भारत दुनिया के करीब 50% पोलियो केसेस का घर था। इसके बाद जब WHO और गेट्स फाउंडेशन ने यहाँ पर काम करना शुरू किया तो बहुत बड़ा सुधार आया और साल 2011 में आखिरी सीवियर पोलियो केस रिपोर्ट करने के बाद 2014 में WHO ने ऑफिशियली भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। 1990 में भारत का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी बच्चों को जन्म देते वक्त औरतों के मरने का दर 556 पर 1 लाख बर्थ्स था, जो 2018 तक 79.6% घट के 113 पर आ गया। 2003 में गेट्स फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर आवाहन नाम का एक ऐसा हेल्थ ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत करीब 6 लाख लोगों को HIV संक्रमण से बचाया गया था। भारत को आज भी पूरी दुनिया में किसी गरीब देश की तरह ही देखा जाता है और इसमें उनकी गलती नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की GDP बढ़ रही है और पैसा आ भी रहा है, लेकिन ये पैसा बहुत सिलेक्टिव लोगों के पास आ रहा है, जिस वजह से अमीर और गरीब के बीच का बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अगर एक बिलियनर उस पर केवल हंसने के बजाय अगर अपने फायदे के लिए ही थोड़े से हालात सुधारने पर कंट्रीब्यूट करे तो उसे इतना क्रिटिसाइज करना केवल अजम्पशन के बेसिस पर शायद वर्थ इट नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल देता है और ये बेशक बहुत गलत बात है, मगर इस एक गलत पहलू की वजह से सामने वाले के बाकी अच्छे कदमों को भुला देना थोड़ा अनफेयर होगा। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई फैक्ट या फिर डिटेल मिस हो गई है तो हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है आयरिस डेना, ईरान के उस शिप के बारे में जो हाल ही में डुबो दी गई। आखिर ये जहाज ईरान का इतना इंपॉर्टेंट जहाज क्यों था? आखिर इसे अमेरिका ने क्यों डुबोया?
इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।